नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, क्योंकि काव्य शास्त्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इसीलिए मैंने सोचा चलो एक बार बुक से पढ़ा देती हूँ। वैसे तो मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन मैंने सोचा चलो कई बार वीडियो नहीं मिलती तो मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। टाइप वगैरह करने में तो काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हों। तो हम आज संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए जो काव्य के लक्षण हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि जो काव्य शास्त्र होता है वहाँ काव्य लक्षण पढ़ने पड़ते हैं, काव्य हेतु पढ़ने होते हैं, काव्य प्रयोजन पढ़ने होते हैं, काव्य के दोष से प्रश्न पूछा जाता है, शब्द शक्तियों से, काव्य के गुणों से, ठीक है। तो आज हम काव्य के लक्षण पढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं इसको मतलब कि 2-3 पार्ट में होगा, एक साथ तो इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो शुरू कर लेते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले हम आचार्य भामह को पढ़ेंगे, जो कि 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इसमें आपने मेनली याद रखना है कि जो भामह हैं वो 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं। भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार, तो इनका ग्रंथ कौन सा हो गया? काव्यालंकार, ठीक है, में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। क्या परिभाषा है? ये परिभाषा भी पूछी जाती है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं, ठीक है। सहित भाव या सहभाव। इस परिभाषा में सहित शब्द अस्पष्ट है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, साहित्यिक सामंजस्य और हित सहित, ठीक है। मेनली आपने याद रखना है, आचार्य भामह 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं। ग्रंथ उनका काव्यालंकार है। परिभाषा उनकी शब्दार्थों सहितो काव्यम है, ठीक है। यदि सहित का पहला अर्थ लिया जाए तो इस परिभाषा का अभिप्राय होगा कि शब्द और अर्थ के साहित्यिक सामंजस्य को काव्य कहा जाता है। परंतु यदि दूसरा अर्थ लिया जाए तब इस परिभाषा का तात्पर्य होगा ऐसा शब्दार्थ जो लोक कल्याणकारी हो। आपने पॉइंट नोट करना है कि लोक कल्याणकारी काव्य की बात कहने वाले कौन हैं? तो ये हैं आचार्य भामह, ठीक है। तो ये हैं आचार्य, तो लोक कल्याणकारी काव्य हो ये बात कहने वाले आचार्य भामह हैं। सबका हित करने वाला हो काव्य, ये भी कहा है आचार्य भामह ने। स्पष्ट है कि आचार्य भामह शब्द और अर्थ के सामंजस्य पर बल देते हैं, अर्थात कविता न तो शब्द चमत्कार है और न ही केवल अर्थ का सौष्ठव है। उसमें सुंदर कलात्मक और सर्ष शब्द प्रयुक्त होने चाहिए, जो उचित भावपूर्ण अर्थ को व्यक्त करने वाले हों। साथ ही कविता में प्रयुक्त जो शब्दार्थ होते हैं वो लोक मंगल का विधायक भी होना चाहिए। मतलब कि काव्य लोक कल्याणकारी हो, सबका हित करने वाला हो, लोक मंगल की भावना हो, ये सब बातें भामह के काव्य लक्षण में है, ये याद रखनी है। ये लोक मंगल वाला तो प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जो भामह थे वो एक अलंकारवादी आचार्य थे, ये भी आपने याद रखना है। भामह अलंकारवादी आचार्य, 6वीं शताब्दी के आचार्य। काव्य अलंकार इनका ग्रंथ, शब्दों सहित शब्दार्थों सहितो काव्य में इनकी परिभाषा, ठीक है। तो ये इसमें चीज़ें आपने याद रखनी हैं। आगे अलंकार प्रकरण में वे लिखते हैं कि अर्थ मर्मज्ञों की अलंकृत वाणी विभूषित नारी के समान सुशोभित होती हैं। इससे यह ध्वनित होता है कि भामह अलंकृत शब्दार्थ को काव्य मानते थे, ठीक है। तो अलंकृत शब्दार्थ को भामह काव्य मानते थे। तो भामह से आने वाला प्रश्न आपको आ जाएगा, उम्मीद है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आचार्य दंडी। तो आचार्य दंडी 7वीं शताब्दी के आचार्य, 7वीं शताब्दी के आचार्य आचार्य दंडी, ठीक है। तो इनकी जो परिभाषा है वो भी याद रखनी है, शताब्दी याद रखनी है, ग्रंथ याद रखना है। आचार्य दंडी 7वीं शताब्दी के आचार्य, ग्रंथ इनका काव्य दर्श है। में इन्होंने जो काव्य की परिभाषा दी है वो है शरीर तां वदिष्ठार्थ भविष्यना पदावली। शरीर तां वदिष्ठार्थ भविष्यना पदावली। तो आप इन चीज़ों को याद कैसे रखोगे, क्योंकि ये संस्कृत की परिभाषाएं हैं, इतनी जल्दी जल्दी याद भी नहीं होती हैं। तो आप एक तो मतलब कि एक दूसरे से संबंध जोड़ के इसको याद कर सकते हैं। जैसे दंड, दंडी से दंड, दंड मिलने से शरीर को कष्ट होता है, तो परिभाषा शरीर तां वदिष्ठार्थ भविष्यना पदावली याद हो जाएगी कि ये परिभाषा दंडी की है। अर्थात इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो उसका शरीर मात्र है,
स्पष्ट है कि दंडी केवल शब्दार्थ को काव्य नहीं मानते हैं, ठीक है, शब्दार्थ को ही काव्य नहीं मानते हैं दंडी, क्योंकि उनके अनुसार शब्दार्थ तो काव्य का शरीर मात्र है, उसकी आत्मा नहीं है। तो आत्मा की बात किसने की है? आचार्य दंडी ने। दंडी एक अलंकारवादी आचार्य थे और अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे, जिसकी व्यंजना उपयुक्त परिभाषा से उन्होंने कर दी है। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि दंडी के अनुसार वह शब्दार्थ जो अलंकार से युक्त हो काव्य है, अलंकार विहीन शब्दार्थ दंडी के विचार से काव्य नहीं कहा जा सकता। तो जो आचार्य दंडी ने काव्य लक्षण बताए हैं उसकी कुछ मुख्य बातें हैं, उनको भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से प्रश्न आते हैं। वे शब्दार्थ को काव्य न मान के शब्द को काव्य मानने वाली जगन्नाथ की परंपरा के प्रवर्तक हैं, ठीक है। तो जगन्नाथ की परंपरा के प्रवर्तक कौन है? आचार्य दंडी हैं। नेक्स्ट है, दंडी ने इष्ट अर्थ व्यंजक पदावली को काव्य का शरीर मानकर काव्यात्मा की खोज का मार्ग उद्घाटित किया है। तो काव्यात्मा की खोज का जो मार्ग उद्घाटित करने वाले आचार्य दंडी हैं। मतलब कि आपने इस बात को ध्यान रखना है कि जो काव्य की आत्मा की बात कहने वाले हैं वो आचार्य दंडी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे आचार्य वामन। आचार्य वामन जो कि 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। 8वीं शताब्दी के आचार्य कौन हैं? आचार्य वामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। रीति, वामन जो होते हैं वो रीति रिवाज में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो इस प्रकार से संबंध जोड़ के याद रख सकते हैं कि आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, तो वामन का ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्य में यह परिभाषा दी है कि गुणालंकृत्यो शब्दार्थो काव्य शब्दो विद्यते। गुणालंकृत्यो शब्दार्थो काव्य शब्दो विद्यते। तो ये परिभाषा किसकी है? आचार्य वामन की। वामनों में बहुत गुण होते हैं, ठीक है। अच्छा, अर्थात गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य के नाम से जाना जाता है। आचार्य वामन ने वामह और दंडी से कुछ आगे बढ़कर गुण युक्त और अलंकार युक्त शब्दार्थ को ही काव्य की संज्ञा प्रदान की है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने दोषहीनता को भी काव्य लक्षणों में स्थान दिया है। तो दोषहीनता को काव्य लक्षणों में स्थान देने वाले आचार्य वामन, ठीक है। वामन में इतनी बातें आपने याद रखनी है। आगे हैं आचार्य कुंतक जो कि 10वीं शताब्दी के आचार्य हैं। शताब्दी याद रखनी है, ये 10वीं शताब्दी के आचार्य हैं, ठीक है। ब्रकोक्ति संप्रदाय के ये हैं ब्रकोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक के प्रतिष्ठापक राजानक कुंतक ने काव्य का लक्षण इस प्रकार से दिया है। तो इनकी जो परिभाषा है, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, ठीक है। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थ्यो काव्यो त्विदा हालाधिकारिणी, त्विदा हालाधिकारिणी, ठीक है। तो ये कहने वाले कौन हैं? ये परिभाषा है आचार्य त्विदा हालाधिकारिणी। यहाँ से आप पहली लाइन भी अच्छे से याद रख लोगे ना, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, तो आपको याद आ जाएगी, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गई आचार्य कुंतक की, ठीक है। अर्थात काव्य मर्मज्ञों को आनंद देने वाले रम्य कवि व्यापार से युक्त रचना में शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हैं, ठीक है। तो व्यापार की बात करने वाले कौन से आचार्य हैं? तो ये है आचार्य कुंतक। व्यापार की बात करने वाले आचार्य कुंतक। इस परिभाषा से काव्य के निम्न लक्षण निकलते हैं। तो ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं दी जाती कि 4 आपको इसी प्रकार से लक्षण दिए होंगे कि इनमें से कौन सा किस आचार्य का नहीं है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखने हैं। शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य होते हैं। तो ये कहते हैं कि शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य होते हैं। शब्दार्थ का सहभाव वक्रता गुणों और अलंकारों की पारस्परिक स्पर्धा से होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट है ब्रकोक्ति से युक्त अलंकृत शब्दार्थ ही काव्य का मूल है। ये भी है आचार्य कुंतक का विचार, ठीक है। उसके बाद है अलंकृत शब्दार्थ काव्य मर्मज्ञों के आह्वान में सक्षम होना चाहिए।
तो निष्कर्ष क्या निकलता है? कुंतक ऐसे शब्दार्थ को काव्य मानते हैं जो प्रकोक्ति के साथ साथ अलंकार युक्त हो और पाठकों को आह्लादकारी हो, पाठकों को आह्लादकारी हो। ठीक है, तो ये हो गया आचार्य कुंतक। नेक्स्ट है आचार्य मम्मट। ये 12वीं शताब्दी के आचार्य हैं मम्मट। ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश। ग्रंथ, परिभाषा और शताब्दी तीनों चीज़ ही आपने अच्छे से याद रखनी है। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख विद्वान आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य की निम्न परिभाषा दी है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुण्यकवापी। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुण्यकवापी, अर्थात काव्य होता है वह शब्द और अर्थ जो दोष से रहित हो, गुण से मंडित हो तथा कभी कभी अलंकार से रहित हो सकता है। इस परिभाषा के आधार पर काव्य के लक्षण नीचे दिए हुए हैं। तो अलंकार से रहित काव्य हो सकता है, ये बात कहने वाले हैं आचार्य मम्मट। ये आपने स्पेशली याद रखनी है कि जो आचार्य मम्मट हैं उनका कहना है कि अलंकार से रहित भी काव्य हो सकता है। तो इन्होंने 4 लक्षण बताए हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं और इनमें से 3 आपको इनमें से मिल सकते हैं, एक और दे के आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं है, तो इनको आपने ध्यान रखना है। अदोष अर्थात काव्य दोष रहित होना चाहिए। ठीक है, सगुणों अर्थात काव्य गुणयुक्त होना चाहिए। वैसे तो परिभाषा में ही ये चारों गुण हैं। अलंकृति पुण्यकवापी अर्थात काव्य में अलंकार अनिवार्य नहीं है। ठीक है, शब्दार्थो अर्थात काव्य शब्द और अर्थ का योग है। ठीक है, तो आगे मम्मट ने जो 4 ये गुण दिए हैं, लक्षण बताए हैं, उनकी व्याख्या की हुई है। मम्मट ने काव्य का एक लक्षण दोषहीनता माना है। मम्मट से पहले आचार्य बामन और भोजराज ने भी अपनी परिभाषाओं में दोषहीनता का उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये भी मतलब कि आचार्य बामन, भोजराज। उसके बाद है आचार्य विश्वनाथ ने दोषहीनता को काव्य परिभाषा में स्थान देना अनुपयुक्त माना है। तो इनके अपोजिट कौन है? विश्वनाथ हैं, क्योंकि दोषहीनता काव्य आकाश कुसुमवत अर्थात असंभव है। दोष इतने सूक्ष्म और व्यापक होते हैं कि कवि के सावधान रहने पर भी उसकी रचनाओं में दोष आ ही जाते हैं। जब दोषहीन काव्य होता ही नहीं, तब दोषहीनता को काव्य लक्षणों में स्थान देना कहाँ तक उचित है। विश्वनाथ का यह भी मत है कि दोषों के आ जाने से काव्य का काव्यत्व नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार जैसे कीड़े द्वारा काटे गए रत्न का रत्नत्व समाप्त नहीं होता, हाँ उसका मूल्य अवश्य कम हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि दोष काव्य के सौंदर्य में व्याघात तो उत्पन्न करते हैं किंतु उसका काव्यत्व नष्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अदोषों की व्याख्या कर ली है। तो नेक्स्ट है सगुणों। सगुणों यहाँ से थोड़ा सा कट गया है, तो मैं बुक में से पढ़ देती हूँ। मम्मट ने काव्य का गुण युक्त होना स्वीकार किया है, पर आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण में सगुणों पद की आलोचना की है। तो मम्मट ने गुणयुक्त काव्य माना है, तो उसकी आलोचना करने वाले कौन है? आचार्य विश्वनाथ हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है कि आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट की आलोचना की है। ठीक है, मम्मट की आलोचना की है आचार्य विश्वनाथ ने। उनके अनुसार सगुणों शब्दार्थ का विशेषण कदापि नहीं हो सकता। सगुणों शब्दार्थ का विशेषण कदापि नहीं हो सकता। वस्तुत गुण रस के धर्म है, शब्दार्थ के नहीं। गुण किसके धर्म है? रस के, शब्दार्थ के नहीं। इस संबंध में आचार्य बलदेव उपाध्याय ने मम्मट का पक्ष लेते हुए कहा है कि काव्य लक्षण के अंतर्गत सगुणों का प्रयोग अनुचित नहीं है। रस के अभिव्यक्ति के लिए कवि गुण की सत्ता पर ही विशेष बल देता है, इसीलिए मम्मट का सगुणों पद अनुपयुक्त नहीं है। वस्तुत सगुणों से सरसों की व्यंजना होती है, तो यहाँ स्पष्ट नहीं है सगुणों से किसकी व्यंजना होती है? सरसों, ये लिख लेना, सरसों। ये शब्द पूछा ना जाए कहीं, सरसों की व्यंजना होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अनलंकृति पुण्यकवापी की जो व्याख्या है। मम्मट अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। उनके अनुसार अलंकार काव्य में होने तो चाहिए, पर वे काव्य के ऐसे तत्व नहीं जिनके अभाव में काव्य का काव्यत्व ही नष्ट हो जाए। अलंकार से रहित होने पर भी कोई सरस उक्ति कविता की श्रेणी में ही गिनी जाएगी।
अलंकार पर विशेष बल देने वाले आचार्य गण मम्मट के इस मत की आलोचना करते हैं। ठीक है, अलंकारवादी आचार्य जयदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि अलंकार काव्य के स्वाभाविक धर्म है, उसी प्रकार से जैसे उष्णता आग का धर्म है, अतः बिना अलंकार की कोई रचना काव्य हो ही नहीं सकती है, उनका मत है। ठीक है, तो आगे जो जयदेव हैं उसने परिभाषा दी है कि अंगीकृति य काव्य शब्दार्थ वनलंकृति असो न मन्नते, भी हम नहीं मानते, कस्मादनुषण मन लंकृति, जैसे मतलब कि आग उष्णता के बिना हो सकती है। ये पूछा ना जाए तो ये परिभाषा थोड़ी सी याद रख लेना, ये जयदेव की है। ठीक है, उसके बाद है अर्थात जो काव्य को अलंकार विहीन मानता है वह अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं मान लिखता। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जो मतलब आचार्य हैं कहता है कि अलंकार के बिना काव्य हो सकता है, तो फिर वो ये क्यों नहीं मानता कि मतलब कि तपन के बिना उष्णता के बिना अग्नि हो सकती है। ठीक है, ये कहने वाले हैं, कौन कहने वाले हैं, ये जयदेव कहने वाले हैं। मम्मट रसवादी आचार्य थे, अतः वह काव्य में अलंकारों की अपेक्षा गुण और रस पर विशेष बल देते थे। तो गुण रस पर विशेष बल कौन देते थे, मम्मट। ठीक है, आगे जो शब्दार्थों है, शब्दार्थों का काव्य शब्द है अर्थात अथवा शब्दार्थ। इस विषय में विद्वानों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग उन आचार्यों का जो काव्य को शब्दार्थ स्वीकार करते हैं, मम्मट इसी वर्ग के आचार्य हैं। उनके अतिरिक्त आचार्य बामह, बामन, रुद्रट। ध्यान रखना है कि जो मतलब कि जो आचार्य काव्य को शब्दार्थ स्वीकार करते हैं उनमें कौन कौन से हैं, आचार्य मम्मट हो गए, बामह हो गए, बामन हो गए, रुद्रट हो गए। इन आचार्यों के नाम अपने याद रखने हैं। ठीक है, आगे है इस मत के अनुसार काव्य न तो शब्द के सौष्ठव का फल है और न ही अर्थ के सौंदर्य का विलास प्रयुक्त शब्द, और दोनों ही काव्य पद की सृष्टि करते हैं। यदि काव्य को शब्द सृष्टि मान लिया जाए तो गुण, अलंकार, दोष, हीनता आदि का काव्य से कोई संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि ये केवल शब्द से ही नहीं अपितु शब्दार्थ से भी संबंध रखते हैं। शब्दार्थ के स्थान पर काव्य को शब्द मानने वाले आचार्य हैं। जो शब्दार्थ मानते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, ध्यान रखना है। जो काव्य को शब्द मानते हैं वो है दंडी, विश्वनाथ, पंडित राज, जगन्नाथ। जो तीनों आचार्य अलग अलग याद रखने हैं ये आचार्य। इनके अनुसार काव्य में शब्द की ही प्रधानता होती है, अर्थ तो गौण रूप में स्वतः उसका अनुयायी बनकर आ ही जाता है। वस्तुत यह विवाद अधिक तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि शब्द और अर्थ एक दूसरे से अभिन्न है, अतः काव्य को शब्दार्थ कहना अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है हमारे आचार्य विश्वनाथ। शताब्दी इनकी 14वीं शताब्दी, और ग्रंथ साहित्य दर्पणकार। विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण का तर्कपूर्ण खंडन किया है। ये पूछा जा सकता है कि मम्मट के जो काव्य लक्षण का खंडन किसने किया है, आचार्य विश्वनाथ ने किया है। उन्होंने काव्य की निम्न परिभाषा दी है, वाक्य रसात्मक काव्यम। परिभाषाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, याद रखनी है। ठीक है, अर्थात रसों से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि आचार्य विश्वनाथ ने रस को ही काव्य का प्रमुख तत्व माना है। तो रस को काव्य का प्रमुख तत्व किसने माना, आचार्य विश्वनाथ ने, जबकि उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने गुण संपन्नता और अलंकारिकता पर अधिक बल दिया है। ठीक है, अलंकारिता ही है ना, यहाँ पर सालकारिता है, यहाँ पर जो शब्द है सालकारिता है। ठीक है, ये शब्द सालकारिता है। तो ये हो गए आचार्य विश्वनाथ। आगे है बाबू गुलाब राय ने इस परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि रसात्मक से काव्य के अनुभूति पक्ष की और वाक्य से कला पक्ष की अभिव्यंजना होती है, पर इस परिभाषा में रस की व्याख्या अपेक्षित है। ठीक है, उनके अनुसार यदि रस का शास्त्रीय अर्थ ग्रहण करें तो इस परिभाषा के कारण काव्य का क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण हो जाएगा। बिहारी और केशव की अनेक उक्तियां जिनमें रस की पूर्ण निष्पत्ति नहीं है, केवल अलंकार या उक्ति वैचित्र्य है,
का चमत्कार है वे सब काव्य क्षेत्र से बहिष्कृत हो जाएंगे। अतः डॉक्टर मिश्र का सुझाव है कि यहाँ रस का अर्थ सरसता या माधुर्य समझना चाहिए। इस अर्थ में यह परिभाषा व्यापक हो जाएगी और अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य आदि को अपने में सम्मिलित कर लेगी। जो हमारे 7वें आचार्य हैं पंडित राज जगन्नाथ, 17वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 17वीं शताब्दी। पंडित राज ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर, तो इनका ग्रंथ है रस गंगाधर, में काव्य लक्षण को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। रमणीयता प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयता प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य हैं। इस परिभाषा में रमणीय शब्द अस्पष्ट है। बाबू गुलाब राय ने रमणीय का अर्थ मन को रमाने वाला या लीन करने वाला बताया है। ठीक है, तो ये पूछा ना जाए बाबू गुलाब राय ने क्या माना है रमणीय का अर्थ, तो ध्यान रखना है। ठीक है, रस में लीन मन आनंद से व्याप्त हो जाता है, अतः रमणीयता के अंतर्गत रसात्मकता भी आ जाती है। इसके अतिरिक्त अलंकार आदि के चमत्कार भी रमणीयता अर्थ में के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार गुलाब राय जी के मत से यह परिभाषा अत्यंत व्यापक है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने इस परिभाषा पर अपनी आपत्ति उठाई है। उनके अनुसार काव्य के अंतर्गत शब्द में सदैव अर्थ की रमणीयता नहीं रहती, पूरे वाक्य में रमणीयता प्राप्त होती है। अतः शब्द के स्थान पर वाक्य का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो हमने 7वें आचार्य भी पढ़ लिए, मेन यही आचार्य थे। तो आज हमने संस्कृत आचार्यों के जो काव्य लक्षण थे वो पढ़ ले। अगर काव्य लक्षण से ये प्रश्न संस्कृत आचार्यों से पूछा जाएगा तो इनमें से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, बाकी आपका रिस्पांस कैसा रहेगा वो देखते हैं, तो फिर मैं कंटिन्यू करवाती हूँ आपको। तो ये आज हमने संस्कृत आचार्यों की काव्य लक्षण पढ़ लिए हैं। कल हम वैसे जो हमारे हिंदी के आचार्य हैं वो थोड़ा सा ही, इतना ज़्यादा नहीं है, फिर फटाफट कवर कर लेंगे 3-4 पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि कुछ पल्ले पड़ रहा है या फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।